बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्कूप ऑफ फिजिक्स में मास एंड साइज ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में आज हम बात करेंगे। एलिमेंट्री पार्टिकल्स यानी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। इसकी साइज़ के बारे में अगर हम आज बात करते हैं तो इसका मास कितना होता है और साइज़ कितना है, हर एलिमेंट्री पार्टिकल्स की हम डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूँ, इलेक्ट्रॉन हमारे पास इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होता है, किसी भी एटम के इर्द गिर्द ये चक्कर लगाता है। यानी अगर हमारे पास ये एटम है, ये न्यूक्लियस एटम का, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन गर्दिश करता है। ये किस तरह करता है? इन द फॉर्म ऑफ अ क्लाउड। क्लाउड की फॉर्म में ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। और अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की साइज़ की बात करें या मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट टेनी पार्टिकल, स्मॉलेस्ट टेनी पार्टिकल है, smallest tiny particles, and 1800 times less than proton and neutron। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले में 1800 गुना कम है, यानी स्मॉलर है। दूसरा ये कि इसका जो अगर हम साइज़ की बात करें इन द फॉर्म ऑफ रेडियस, यानी साइज़ इन रेडियस, अगर हम रेडियस के लिहाज से इसकी साइज़ की बात करें तकरीबन ये 10⁻⁻16 सेंटीमीटर है। ये एग्जैक्ट वैल्यू इसका नहीं है, लेकिन ये मेजर वैल्यू सिर्फ इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है कि ये तकरीबन इसका जो रेडियस है वो 10⁻⁻16 सेंटीमीटर है। अब अगर हम चार्ज की बात करें कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वो तकरीबन 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम है। हर इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम है। और यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एज कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये 1800 गुना कम है। और इसका जो साइज़ है इन रेडियस वो 10⁻⁻16 सेंटीमीटर है। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम, 1.6 कूलम चार्ज है इस पर। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, कि इलेक्ट्रॉन की जो सेम होते हैं हर साइज़ में, किसी भी एटम में आप इलेक्ट्रॉन की साइज़ को अगर देखेंगे तो ये बिल्कुल सेम होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन की साइज़ मुख्तलिफ होती है, ज़्यादा हो सकती है, कम नहीं होता। यानी हर एटम में इलेक्ट्रॉन की जो साइज़ वो सेम होती है। अच्छा, दूसरा ये कि इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किसने किया था? डिस्कवर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, हाउ डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था? इलेक्ट्रॉन की अगर हम सिंपल साइंटिस्ट की बात करें तो प्रोफेसर जे जे थॉमसन, जे थॉमसन ने इसको डिस्कवर किया था। और ये जब एक्सपेरिमेंट कर रहा था, सीआरटी एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो इसमें उन्होंने एक एलिमेंट्री पार्टिकल एटम में डिस्कवर किया। सीआरटी यानी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जब ये कर रहा था तो इसमें उन्होंने इसको ये एक्सपेरिमेंट को इलेक्ट्रॉन जो है इस पर जो इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था इन्होंने, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को सीआरटी एक्सपेरिमेंट में डिस्कवर किया था। यानी कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में उन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, जे थॉमसन ने। इसके बाद अगर हम इलेक्ट्रॉन की चार्ज की बात करें कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है ये किसने डिस्कवर, डिस्कवर्ड चार्ज ऑन हो डिस्कवर्ड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज किसने डिस्कवर किया? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ड्रॉप ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में, यानी आर मिल्कन, मिल्कन जो था आर मिल्कन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इससे उन्होंने इलेक्ट्रॉन पर चार्ज को फाइंड किया। चार्ज कितना था? 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1 कोलम्ब किस एक्सपेरिमेंट से फाइंड किया? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। इसके बाद अगर हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को किसी भी एटम में देखते हैं तो ये बिल्कुल तादाद में बराबर होता है, क्योंकि अगर हमारे पास एक एटम एज ए होल देखते हैं तो ये न्यूट्रल होता है, कोई भी चार्ज इस पर नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद जो होते हैं वो हर एलिमेंट में यानी हर एटम में सेम होता है। यानी इलेक्ट्रॉन की जो तादाद होता है वो प्रोटॉन की तादाद के बराबर होता है। दूसरा ये है कि जो इलेक्ट्रॉन का जो टर्म है ये किसने दरियाफ़त किया, इलेक्ट्रॉन को नाम किसने दिया? एलिमेंट्री पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन को जो नाम दिया था उसका नाम था जे जूस्टन स्टोनी ने, जी जॉन सॉरी जॉन टॉन टोनी जूस्टन स्टोनी ने 1891 में 1891 में
जी जॉनस्टन स्टोनी ने उसको नाम दिया इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन जो टर्म इलेक्ट्रॉन का वर्ड है, ये जी जॉनस्टन स्टोनी ने 1891 में नाम दिया। अगर हम इलेक्ट्रॉन की मास की बात करें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, तो ये तकरीबन हमारे पास है 9 × 10⁻⁻31 kg इसका मास है। और इसके मज़ीद अगर हम प्रॉपर्टीज़ एनर्जी लेवल पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये हम इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे। एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हमने फाइंड किया, बताया। इलेक्ट्रॉनिक्स में इंशाल्लाह इसकी मज़ीद हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ को। इसके बाद अगर हम प्रोटॉन की बात करें कि प्रोटॉन हमारे पास एक एलिमेंट्री पार्टिकल है, इसका साइज़ कितना है, मास कितना है, इस पर चार्ज कितना है, और ये क्या वाक़या होता है, क्या हम एक प्रोटॉन को मज़ीद ब्रेक डाउन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हम प्रोटॉन की बात करेंगे कि प्रोटॉन हमारे पास साइज़ में क्या है। अगर हम साइज़ की बात करें तो प्रोटॉन की जो रेडियस की टर्म में, साइज़ इन रेडियस की टर्म में अगर हम बात करते हैं तो ये तकरीबन 10⁻⁻13 सेंटीमीटर है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो साइज़ है वो सेम भी होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो साइज़ है वो सेम होता है, वो तकरीबन वो 10⁻⁻13 सेंटीमीटर होता है। प्रोटॉन थोड़ा साइज़ में ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा क्या है, थोड़ा साइज़ में ज़्यादा है, थोड़ा साइज़ में ज़्यादा है, लेकिन हम पैर भी इसको सेम कंसीडर करते हैं कि साइज़ ऑफ प्रोटॉन एंड साइज़ ऑफ न्यूट्रॉन आर सेम, और वो हमारे पास रेडियस की टर्म में 10⁻⁻13 सेंटीमीटर है। इसके बाद अगर हम मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें कि हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन जो है 1.6 × 10⁻⁻27 kg है। प्रोटॉन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है। इसके बाद अगर हमें पता है कि जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन साइज़ में सेम है तो ये मास में भी क्या होंगे, सेम होंगे। अगर ये साइज़ में सेम है तो उनका मास भी सेम होगा, और वो होगा 1.6 × 10⁻⁻27 kg। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मास साइज़ में भी सेम है और मास में भी सेम है, दोनों का मास भी सेम है और साइज़ भी सेम है। अब हम कभी भी अगर हम किसी भी एटम को की मास मेजर करते हैं, यानी हम इलेक्ट्रॉन की मास मेजर करते हैं या प्रोटॉन की मास मेजर करते हैं, न्यूट्रॉन की, किसी भी एटम की, तो हमें कोई एक यूनिट भी चाहिए होता है। तो इसके लिए एक स्मॉलेस्ट हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं, उसको हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, यानी इसको सिंबली AMU, एटॉमिक मास यूनिट। हमें एटॉमिक मास यूनिट को अगर हमें पता है कि प्रोटॉन का जो मास है वो 1.6 × 10⁻167 × 10⁻27 kg। इस तरह न्यूट्रॉन का जो मास है वो भी सेम है, 1.67 × 10⁻27 kg, यानी दोनों का मास सेम है। आप इसमें से किसी भी एक का अगर हम मास लेते हैं, किसी भी एक का मास लेते हैं तो वो 1 AMU होगा। वो क्या होगा, 1 AMU होगा, यानी AMU जो मास है वो हमारे पास बराबर होता है 1.6 × 7 × 10⁻27 kg। अब अगर हम इसको AMU को हम ग्राम में लेते हैं, इन ग्राम, तो अगर हम इसको ग्राम में लेते हैं तो हमारे पास बराबर होगा 1.67 × 10⁻, इसको 1000 से 3 माइनस करो तो -24 ग्राम होगा। यानी हमारे पास जो AMU है इन ग्राम, 1.67 × 10⁻24 ग्राम है। ये हमारे पास मास का यूनिट है और हम एलिमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको। इसके बाद अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, कि प्रोटॉन की साइज़ की बात करें, तो हम अगर हाइड्रोजन एटम, अगर हम हाइड्रोजन यानी पॉजिटिव आयन, जो पॉजिटिव आयन है, इसकी अगर हम बात करें, पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन सिंपल, यानी सिंपल हाइड्रोजन की बात करें, सिंपल हाइड्रोजन, एक होता है आइसोटोप्स, आइसोटोप्स में सिंपल हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, वो आयन की फॉर्म से अगर हम इलेक्ट्रॉन को निकाल लें तो सिर्फ और सिर्फ इसको हमारे पास ये प्रोटॉन रह जाएगा। यानी हमारे पास जो हाइड्रोजन आयन की फॉर्म है प्लस चार्ज की आयन फॉर्म में है, वो हमारे पास प्रोटॉन है। अगर हम आइसोटोप्स की बात करें तो इसमें न्यूट्रॉन आता है, इसलिए हम उसको नहीं लेते। सिंपल हाइड्रोजन की अगर हम पॉजिटिव आयन की बात करें तो प्रोटॉन ही होता है। इसके बाद अगर हम डिस्कवर्ड ऑफ प्रोटॉन की बात करें कि प्रोटॉन को डिस्कवर किसने किया था, डिस्कवर्ड प्रोटॉन, प्रोटॉन को डिस्कवर्ड किसने किया था, तो ये आर्नेस्ट 1900 में, तकरीबन 1900 में आर्नेस्ट एक साइंटिस्ट है, आर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1900 में इसको डिस्कवर किया था। और ये इसका जो प्रोटॉन को नाम प्रोटॉन दिया था, ये ग्रीक वर्ड्स का लफ्ज़ है, प्रोटॉन ग्रीक वर्ड का लफ्ज़ है, वर्ड्स है जो प्रोटस, ग्रीक वर्ड का लफ्ज़ है प्रोटस, प्रोटस से इसको आगाज़ किया था। प्रोटस का मतलब है फर्स्ट, यानी ये पहले डिस्कवर किया था। इसके बाद अगर हम प्रोटॉन की मज़ीद बात करें कि हम प्रोटॉन को प्रोटॉन को मज़ीद ब्रेक डाउन कर सकते हैं, क्या प्रोटॉन एक न्यूक्लियस में एग्जिस्ट भी करते हैं इंडिपेंडेंटली, तो इसकी अगर हम बात करें, यानी अगर हम प्रोटॉन की बात करें कि प्रोटॉन इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो ये हर एटम के न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन, तो ये इंडिपेंडेंट आज़ाद यानी इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता।
यानी प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट, ये आज़ाद तौर पर यानी ये नहीं रह सकता। ये क्या होता है, इट इज़ इन कंडेंस्ड फॉर्म, इट इज़ इन कंडेंस्ड फॉर्म या स्टेट होता है इन न्यूक्लियस, ये कंडेंस्ड फॉर्म में होता है, न्यूक्लियस में होता है, इस वजह से ये इंडिपेंडेंस आज़ाद तौर पर नहीं रह सकता। दूसरा ये कि हम प्रोटॉन को अगर हम डेवलप करते हैं, यूनिफिकेशन थ्योरी है, इसमें हम देखते हैं कि यूनिफिकेशन थ्योरी जब आई, यूनिफिकेशन थ्योरी में उन्होंने कहा कि ये जो प्रोटॉन है इसका जो हाफ लाइफ होता है, यूनिफिकेशन थ्योरी में उन्होंने कहा कि प्रोटॉन का भी हाफ लाइफ जो है, उसका भी एक टाइम होता है, हाफ लाइफ टाइम है उसका, वो तकरीबन 10⁻32 ईयर्स है हाफ लाइफ का। इसके बाद अगर हम प्रोटॉन को देखें कि प्रोटॉन क्या हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, कैन हम प्रोटॉन को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। प्रोटॉन डज नॉट ब्रेक डाउन इन स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इन स्मॉलेस्ट पार्टिकल, हम प्रोटॉन को मज़ीद स्मॉलेस्ट पार्टिकल में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि इसमें प्रोटॉन को अगर हम काफ़ी एनर्जी दें, ह्यूज अमाउंट एनर्जी भी हम दें, इवन ह्यूज अमाउंट अगर हम इसको एनर्जी देंगे, फिर भी ये एग्जिस्ट यानी ये ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमें पता है कि एक प्रोटॉन में अंदर क्वार्क्स होते हैं, क्वार्क्स, आप क्वार्क भी होते हैं और डाउन क्वार्क भी होते हैं, आप क्वार्क 2 क्वार्क है और एक 1 डाउन क्वार्क है। अब इससे अगर हम काफ़ी हीट एनर्जी देंगे, फिर भी इसको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, यानी हम इससे एक अलग क्वार्क हासिल नहीं कर सकते। प्रोटॉन हमेशा क्या होगा, एक फुल फॉर्म में रहेगा, क्योंकि इसमें जो यहाँ पर ग्लूऑन है ये स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स प्रोवाइड करता है क्वार्क को, और इस वजह से हम किसी भी प्रोटॉन से एक अलग क्वार्क हासिल नहीं कर सकते। इसके बाद अगर हम प्रोटॉन की बात करें कि प्रोटॉन अगर एक्साइटेड स्टेट में हो तो इससे हमें क्या हासिल हो सकता है। प्रोटॉन जब भी एक्साइटेड स्टेट में होता है तो ये हमें एमिशन करता है, एमिशन बीटा डीके रे जो होता है वो हमें हासिल होती है, यानी प्रोटॉन इन एमिशन स्टेट में जो होता है, इन प्रोटॉन इन एक्साइटेड स्टेट, जब ये एक्साइटेड स्टेट में होता है ये क्या करता है, फिर ये एमिशन फिर ये हमें एमिशन देता है, यानी इमिट करता है रेज एमिशन ऑफ बीटा डीके, यानी हमें इससे बीटा पार्टिकल्स हासिल होता है। लास्ट में अगर हम प्रोटॉन की चार्ज की बात करें, चार्ज ऑन प्रोटॉन, अगर हम प्रोटॉन पर चार्ज की बात करें तो वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कोलम, यानी प्रोटॉन पर जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, यानी किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तादाद भी सेम होगा और इस पर चार्ज जो है वो भी सेम होगा। इसके बाद हम प्रोटॉन की न्यूट्रॉन की बात करेंगे। न्यूट्रॉन हमारे पास एक एलिमेंट्री पार्टिकल है, हर एटम में होना ज़रूरी इसका। सब एटॉमिक पार्टिकल में से अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो ये सिर्फ सिंपल हाइड्रोजन में नहीं है, बाकी जितने भी एटम है इनमें सब में मौजूद होता है। न्यूट्रॉन्स का जो हम यानी सिंपल हाइड्रोजन में ये एग्जिस्ट नहीं होता, बाकी सारे जितने भी हाइड्रोजन का आइसोटोप से बाकी जितने भी एलिमेंट्स इसमें सब में ये न्यूट्रॉन मौजूद होता है। न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं होता, नो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पर सबसे पहले ये तो कोई चार्ज भी नहीं होता, नो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, क्योंकि इसमें चार्ज इसलिए नहीं होता कि इसमें आप क्वार्क 1 है, डाउन क्वार्क 2 है। आप क्वार्क पर जो चार्ज है वो +2/3 है, और डाउन जो क्वार्क है इसमें एक पर भी -1/3 है और इस पर भी -1/3 है, इसका जो टोटल चार्ज है वो 0/3 आता है, यानी 0 चार्ज आता है, यानी न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। ये कहाँ एग्जिस्ट करता है, इट इज़ एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस में मौजूद होता है। इसके बाद न्यूट्रॉन क्या करता है, अगर हम किसी भी न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी की बात करें तो ये न्यूट्रॉन्स की वजह से होता है, यानी हम लिख सकते हैं कि न्यूट्रॉन आर रिक्वायर्ड, अगर हम न्यूक्लाई की स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो हमें न्यूट्रॉन ज़रूरी है, न्यूट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लाई, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लाई, अगर न्यूक्लाई को हमने स्टेबल करना है, यानी प्रोटॉन में जो रिपल्शन है इसको ख़त्म करना है तो हमें न्यूट्रॉन चाहिए, हमें उसी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन चाहिए। एक तो ये है कि हम न्यूट्रॉन की स्टेबिलिटी के लिए, हम न्यूक्लाई की स्टेबिलिटी के लिए भी हमें न्यूट्रॉन की ज़रूरत होती है। दूसरी बात यह है कि हो सकता है कि अगर एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन, आल्सो एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन जो है ये फिर भी अगर किसी भी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की तादाद ज़्यादा हो जाए फिर भी ये अनस्टेबल भी रहता है, न्यूक्लाई जो है वो अनस्टेबल भी रहता है, यानी न्यूक्लाई है ये इलेक्ट्रॉन की वजह से स्टेबल भी हो सकता है और अनस्टेबल भी हो सकता है। अच्छा, इसके बाद
हम न्यूट्रॉन को यानी कहाँ से हासिल कर सकते हैं, हमें न्यूट्रॉन हासिल कब होते हैं, किसी भी न्यूक्लियस से हम इलेक्ट्रॉन किस तरह निकाल सकते हैं। तो दो तरीके से हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से हम हासिल करते हैं। एक फ्यूजन में भी हमें इलेक्ट्रॉन हासिल होता है, और दूसरा फ्यूजन में। फ्यूजन जो हम न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन यानी अगर हम यूरेनियम को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, यानी यूरेनियम की न्यूक्लियस को, तो वहाँ से हमें 3 न्यूट्रॉन हासिल होते हैं। इस तरह फ्यूजन जो है ये सन में होता है। सन में ये वहाँ पर फ्यूजन होता है, वहाँ पर भी हमें न्यूट्रॉन हासिल होते हैं। यानी ये फ्यूजन और फ्यूजन के दौरान हमें हासिल होती हैं। न्यूट्रॉन, अगर हम न्यूट्रॉन देखते हैं कि न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में अहम किरदार क्या है, तो ये अगर हमारे पास ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन में क्या होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये आपस में रिपल्शन करता है, एक दूसरे पर फोर्स लगा देता है रिपल्शन का। तो रिपल्शन की वजह से, यानी धकेलना, एक दूसरे को धक्का देना, ये बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आपस में जो है ये एक दूसरे पर रिपल्शन करता है, रिपल्शन फोर्स लगाता है। आप रिपल्शन को रिड्यूस करने के लिए, हम यहाँ पर न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या करता है, रिड्यूस रिपल्शन, ये बिटवीन प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स के दरमियान जो रिपल्शन है ये न्यूट्रॉन कम कर देता है, और जब ये कम होता है तो एक न्यूक्लियस स्टेबल रहती है। इसलिए न्यूट्रॉन का काम सिर्फ न्यूक्लियस को स्टेबल करना है, बाकी इस पर चार्ज नहीं होता। अब अगर हम साइज़ की बात करें या मास की बात करें, तो हमने कहा था कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है वो सेम है, लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो साइज़ है वो थोड़ा ज़्यादा है। लिटरली अगर हम प्रोटॉन के मास की बात करें न्यूट्रॉन की, तो थोड़ा ज़्यादा है इससे। अच्छा, इसको डिस्कवर किसने किया था, हो डिस्कवर्ड, किसने डिस्कवर किया था, हो डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था। तो इसके 1932 में साइंटिस्ट का नाम था जेम्स चैडविक, ने इसको डिस्कवर किया था 1932 में। उन्होंने देखा कि एटम के न्यूक्लियस में और भी पार्टिकल्स मौजूद हैं, और उसको उन्होंने कहा न्यूट्रॉन नाम दिया। आज का यहाँ तक काफ़ी है, इंशाल्लाह मज़ीद हम एटम के बारे में बात करेंगे कि एटम हमारे पास क्या है, एटम कैसे बनता है, कैसे एग्जिस्ट करता है। तो इंशाल्लाह कल की टॉपिक में हम एटम के बारे में डिस्कस करेंगे।